हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो एवरीवन, मैं AR चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज का यह चौथा क्लासेस है, इसमें आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं देखेंगे। और ये जो सीरीज है ना, वो TDR कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ये TDR क्या है? टेस्ट, डिस्कशन एंड रिवीजन, जिससे कि आपका वर्दी पहनने का जो सपना है वो पूरा होगा। तो बिना समय गवाए हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे प्यारा प्रश्न आ गया। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बनाइए फास्ट। अब आपको आंसर पता चल गया होगा। आंसर क्या है? सबसे पहले आप आंसर को मिलान कीजिए। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अब इस क्वेश्चन के से आप क्या क्या सीख सकते हैं वो सीखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे प्रश्न करेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाई दरवाजा, क्या बोलेगा? अलाई दरवाजा किसने बनवाया बाबू? तो अलाउद्दीन खिलजी। कैसे? और से अलाउद्दीन खिलजी। तो अल्लाह कॉमन लग रहा है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कौन सा दरवाजा बनाया है? अलाई दरवाजा। और ये आपके दरोगा में भी प्रश्न आया है, याद रखना है ना। बात करेंगे कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, दूसरा प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ रे बाबू? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट अस्थाई सेना रखने की शुरुआत कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये अस्थाई सेना को अस्थाई वेतन देना शुरू किया, यानी कि आप बोल सकते हैं नगद वेतन देना शुरू कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां देखिए, अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देना किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। और याद रखिएगा, घोड़ा दागना जो है और सैनिकों का हुलिया लिखना का शुरुआत भी कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो है ना, मजा आ रहा है ना। ये सीरीज आपको जो है ना, आपका वर्दी पहनने का जो जुनून है ना, उसे पूरा करेगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना हो सके आप अपने सारे ग्रुप में इसको फैला दीजिए, है ना। और ये सीरीज आपको लगातार आ रही है। आप मेरे प्लेलिस्ट चैनल में जाएंगे और 1, 2, 3 और ये चौथा सीरीज आप देखेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? क्या बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? बनाइए फास्ट। तो पहले हम लोग इसका प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अब यहां पर समझना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सबसे पहला प्रश्न कि गुलाम वंश की स्थापना कौन किया रे बाबू? गुलाम वंश की स्थापना कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा याद रखना है मामलुक वंश की स्थापना भी कौन किया है रे बाबू? मामलुक वंश की स्थापना भी कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, और इलवरी वंश की स्थापना भी कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन के ऐबक के बारे में आपको तो एक प्रश्न जरूर पता होगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसे क्या बोला जाता था? लाख बख्श, यानी कि कहा जाता है यह लाखों का दान करता था। लाखों का दान करने के कारण इसे क्या कहा गया? लाख बख्श। इसे एक और नाम बोला जाता है, क्या बोला जाता है?
कुरान खां। क्या बोला जाता है? कुरान खां। ये बचपन में कुरान को बहुत ही सुरीली आवाज में पढ़ा करता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? कुरान खां। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। कुरान खां किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलुक वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इलवरी वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक प्रश्न याद रखना है, 2.5 दिन का झोपड़ा आपके एग्जाम में आ चुका है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले पूछा क्या है रे बाबू? तो याद रखना है ये मस्जिद है, और ये कहाँ बनाया है? अजमेर में। कहाँ बनाया है? अजमेर में। किसने बनाया? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां से आप देखेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया, जानकारी तो होगा ही आपको। औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की मृत्यु याद रखना है, औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई? अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद या लाहौर में? आंसर क्या होगा? आंसर होगा अहमदनगर। याद रखना है जब इसकी मृत्यु हो गई मार्च 1707 को। कब हो गई? मार्च 1707 को। कहां हुआ? तो याद रखना है अहमदनगर में हो गई। कहां हो गई? अहमदनगर में हो गई। उदारता के कारण इसे जिंदा पीर कहा गया। क्या कहा गया? जिंदा पीर। जिंदा पीर इतनी बार पूछा है प्रश्न आपके एग्जाम में कि जिंदा पीर किसे कहा गया है? तो औरंगजेब को। किसे कहा गया है? औरंगजेब को। याद रखना है इसकी मृत्यु कहां हुई रे बाबू? तो अहमदनगर में। कहां हुई और कब हो गया? मार्च 1707 में। मार्च 1707 में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अहमदनगर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या सुल्तान जैनुल आबदीन? बनाइए फास्ट रे बाबू, प्यारा प्यारा प्रश्न की श्रृंखला, है ना, लेके आए हैं फास्ट। तो इसका आंसर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या है? सुल्तान जैनुल आबदीन। अब सबसे पहला आया कश्मीर। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, ये हम छोटा सा मैप ड्रॉ अगर कर लेते हैं बाबू तो इसमें आपको दिखाई देगा क्या? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में याद रखिएगा कि इसकी राजधानी कहाँ है बाबू? तो श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर। और ये जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर को मौर्य शासक, याद रखिएगा, मौर्य शासक कौन था? मौर्य शासक अशोक। कौन था? अशोक, जिसने श्रीनगर को क्या किया? बसाया। ठीक है, तो याद रखना है कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन को। किसे जानता है? सुल्तान जैनुल आबदीन को, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन वन, लॉर्ड एल्गिन टू या लॉर्ड कर्जन? फास्ट बनाइए, फास्ट। चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं हम लोग, कौन थे? लॉर्ड कर्जन। याद रखना है कर्जन, याद रखना है कर्जन जो है बंगाल का क्या किया? विभाजन। याद रखना है एक डेट, 20 जुलाई 1905। याद रखना है 20 जुलाई 1905 को पहली बार क्या होता है? घोषणा होता है। क्या होता है? बंगाल विभाजन का घोषणा। और इसके विरोध में याद रखिएगा 7
7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन क्या चलाया जाता है? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और याद रखिएगा कि 20 जुलाई, 7 अगस्त और एक और याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन क्या होता है? प्रभावी होता है। तो ये 3 डेट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया करजन? 20 जुलाई 1905 को। और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? 7 अगस्त को। तो याद रखिएगा 7 अगस्त को एक हाल में दिवस बनाया गया है, उसका नाम आप लोग को कमेंट करेंगे, है ना, कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस हाल में मनाया गया है? तो याद रखिएगा भाला फेंक दिवस। क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। और 7 अगस्त को ही मनाते हैं हथकरघा दिवस। कोई दिक्कत नहीं है, करंट को भी जोड़ते हुए पढ़ेंगे। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर। और इसी दिन पूरे बंगाल, मेरे बाबू याद रखिएगा, पूरे बंगाल में मनाया गया शोक दिवस। क्या मनाया गया? शोक दिवस। बंगाल विभाजन कारण पूरे बंगाल में मनाया गया था। और उस समय में कौन था रे बाबू? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन, है ना। तो सीरीज अगर मजा आ रहा है ना दोस्तों, है ना, तो कमेंट करते रहेंगे, है ना। और लास्ट जैसे सेशन कंप्लीट होता है तो आप कंप्लीट बताएंगे कि मेरा प्रश्न कितना सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या लियाकत अली खान को, या राम मनोहर लोहिया जी को? बताएंगे फास्ट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सबसे पहले याद रखिएगा फ्रंटियर गांधी को क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। एक और उपनाम है इनका, याद रखिएगा, बोला जाता है बादशाह खां। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि बादशाह खां के नाम से किसे जाना जाता है? बादशाह खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां को। इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उनका नाम क्या था? लाल कुर्ती आंदोलन। याद रखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? तो खान बहादुर बोल सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां, बादशाह खां, या फ्रंटियर गांधी। और एक और याद रखिएगा, एक संगठन खोले थे खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी कौन किए थे? फ्रंटियर गांधी या बादशाह खां। याद रखना है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में जो है फ्रंटियर गांधी ने खुदाई खिदमतगार एक संगठन बनाया और उसके तहत जो है लाल कुर्ती आंदोलन, यानी कि इसमें जो भी सैनिक थे वो सब लाल कुर्ती पहनते थे, तो इसीलिए इस आंदोलन को क्या बोला गया? लाल कुर्ती आंदोलन। तो मजा तो आ ही रहा होगा सीरीज में, है ना। तो जीएस को ना रटना नहीं है। अगर आप कोई भी चीजों को समझ लेते हैं ना, अगर प्रश्नों को अगर समझ में आ गया ना और एक बार आपके दिमाग में चला गया ना, तो दुनिया का कोई ताकत आपको निकाल नहीं सकता है। निकलेगा तभी जब आपका सांस निकल जाएगा, है ना। तो याद रखना है, आप प्रश्नों को, श्रृंखला को अगर देखते चलेंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और 100% आप सही बना के आएंगे। ना कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, नहीं, ए होगा तो ए होगा, बी होगा तो बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, या सुभाष चंद्र बोस? बनाएंगे फास्ट। तीनों गोल में सम्मेलन,
तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, तो बहुत अच्छी बात है। कौन भाग लिए हैं? भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना है, तीनों गोल मेज सम्मेलन में सबसे पहले, तीनों गोल में सबसे पहला कब हुआ रे बाबू? 1930 में। और दूसरा कब हुआ रे बाबू? 1931 में। और तीसरा कब हुआ रे बाबू? 1932 में। तो तुम लोग ना गांव में देखना, जब भी कोई वजन करेगा कोई वस्तु का तो बोलेगा राम, उसके बाद कहेगा एक, है ना, पहले बोलेगा राम, उसके बाद बोलेगा एक, उसके बाद दो। तो पहला सम्मेलन रे बाबू कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ रे बाबू? 1931 में। और तीसरा कब हुआ रे बाबू? तीसरा हुआ 1932 में। और तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। याद रखना है, महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी, जो केवल दूसरे सम्मेलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। किस में लिए थे? दूसरे सम्मेलन में जो है तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। और किस सम्मेलन में? तो दूसरे सम्मेलन में। तो एकमात्र सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, तो इस ध्यान से इस क्वेश्चन को उतारिए। इधर उधर मत लग रहिए, फोन पर बात करना भी मना है ना। जब पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ाई का केवल आप देखा कीजिए, है ना, इधर उधर ध्यान नहीं है। पूरा क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, ठीक है। हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ तारीख किस वर्ष है? 12 फरवरी 1922 या 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या 2 मार्च 1930? बताएंगे। दांडी यात्रा, तो पहला इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, 12 मार्च 1930। तो यहां से याद रखना है, सबसे पहला दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ रे बाबू? तो याद रखना है 12 मार्च 1930। कब हुआ? कहां से हुआ रे बाबू? तो याद रखना है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से क्या शुरू होता है? क्या शुरू होता है? दांडी यात्रा। और ये दांडी कब पहुंचते हैं? तो याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचते हैं? दांडी। कहां पहुंचते हैं? दांडी। और यहीं पर सांकेतिक रूप से क्या करते हैं? नमक कानून को क्या करते हैं? गांधी जी सांकेतिक रूप से नमक बना के नमक कानून तोड़ते हैं। और यहीं से शुरू होता है, याद रखना है, सबने अवज्ञा आंदोलन। क्या शुरू होता है? सबने अवज्ञा आंदोलन। तो देखेंगे कि कितना दिनों तक, एग्जाम में एक बार बीपीओसी ने पूछा था कितना दिनों तक यात्रा किए थे? कितने दिनों तक? तो 24 दिनों तक। और कितना माइल अगर पूछेगा तो 240 मील, है ना। 240 मील जो है, 240 मील जो है, याद रखना है 240 मील यात्रा किए थे। और कितना दिनों तक यात्रा किए थे? तो 24 दिनों तक बाबू, है ना। तो दांडी यात्रा प्रश्न से आपको सीखने को मिलेगा, शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और दांडी पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930 को। और याद रखना है कि कहां से शुरू किए? साबरमती आश्रम से। और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। और यहीं से शुरू हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो चलिए राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना आता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? मणिपुर, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप लोग इन राज्यों का भ्रमण कर रखा होगा तो बड़ा मजा आ रहा होगा। कोई अगर सिक्किम गए होंगे ना, तो सिक्किम में गैंगटोक जब जाएंगे ना, लाइव, है ना, अब अरुणाचल प्रदेश में भी जाएंगे, है ना, मणिपुर में भी जाएंगे ना, तो वहां पर तो याद रखना है कि मणिपुर में जाएंगे तो एक जगह आपको जरूर जाना है। वो जगह कौन सा है बाबू? तो याद रखना है, एक तो जगह है लोकटक झील। क्या जाना है? लोकटक झील। और एक जाना है नेशनल पार्क। ऐसे तो पटना में बहुत सारा पार्क है। और देखते हैं बहुत सारे, हम मेरे बहुत सारे मेंबर भी जो है पार्क में जाते हैं, है ना, जाना चाहिए, ठीक है ना। अब
पार्क बहुत सारा, बहुत सारे पर्पज से लोग जाते हैं ना, लेकिन आपको घूमना चाहिए। शाम में कम से कम समय निकला तो घूमिए, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अब पर्पस कुछ और नहीं बना लेना, है ना। तो देखिएगा कौन सा है ऑर्गेनिक, पहला ऑर्गेनिक जो है, पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा सिक्किम। अगर यही यहां पर राज्य के जगह पर बाबू आ जाए कि विश्व का पहला पहला देश कौन सा है, विश्व का पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा अपना ही पड़ोसी देश है, वो कौन सा है, भूटान। कौन सा है, तो विश्व में पहला, याद रखना है। देश में अगर पूछ दिया कि विश्व में पहला, विश्व में पहला, विश्व में पहला, पहला देश, पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा होगा, भूटान। कौन सा होगा, भूटान। अब यहां देखिएगा ये जो मणिपुर है ना, याद रखिएगा जब मणिपुर आप जाइएगा ना तो एक आप लोग जरूर घूमने जाइएगा, उसका नाम है लोकटक झील। क्या है, लोकटक, लोकटक झील, लोकटक झील। कैसे याद रखेंगे रे बाबू, तो आप लोग देखिएगा अगर अभी हम यहां पर ना, अभी हम यहां पर कि 2000 का नोट तो बंद हो गया है, फिर भी अगर हम यहां पर रख दिए 2000 का गड्डी रख देंगे, तो आप लोग अभी मेरा वीडियो छोड़कर, हमें छोड़कर आप टक लगा के मनी को देखना चाहेंगे। तो याद रखना है मनी को लोग टक लगा के देखता है। तो लोकटक झील कहां पर है रे बाबू, तो याद रखना है कहां पे है, मणिपुर में। तो लोकटक झील मणिपुर में, और यहीं पर मणिपुर में ही है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये प्रश्न आपके बिहार दरोगा में भी आ चुका है। अगर आप सेट देखेंगे ना तो ये जरूर आपको दिखाई देगा प्रश्न। तो देखिएगा यहां पर ध्यान से कि पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा होगा, तो आंसर मिल गया होगा कौन सा, सिक्किम। और पहला अगर विश्व में देश पूछेंगे कौन होगा, भूटान। लोकटक झील कहां है रे बाबू, मणिपुर में। याद रखिएगा ओडिशा में हीराकुंड बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध कहां है रे बाबू, हीराकुंद बांध कहां है, ओडिशा में। और कौन सी नदी पर, तो महानदी पर। कौन सी नदी पर, तो महानदी पर। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो याद रखना है कि इंपॉर्टेंट दर्रा, यांगपा दर्रा। ये दर्रे की बात क्यों किए गुरुजी, क्योंकि इसी दर्रे से ना ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है, संतरा, मक्का, केसर, सेब। बहुत ही प्यारा प्रश्न, और ये सब जो है ना आप अपने लाइफ में खाए तो जरूर होंगे, है ना। संतरा तो भाई बात ही कुछ अलग होता है ना। और केसर, अच्छा ये आप लोग को बहुत सारे बच्चे जो है इसका कमेंट जो है केसर भी करेंगे, है ना। आंसर हम देखेंगे थोड़ा सा, कि एक प्रश्न ही मिला हमें, आपको मजा तो आ ही रहा है सब में। इसमें देखिएगा आंसर जो है ना कुछ और लगा रहे हैं। तो देखिए मेघालय के गारो पहाड़ी में कौन सा फसल उत्पादन होता है ना। तो केसर के बारे में आप लोगों ने देखते हैं ना, कोई एक पता नहीं, ये सब होना नहीं चाहिए। दाने दाने में केसर का स्वाद, है ना, प्रचार बड़े बड़े एक्टर्स लोग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है। अब एक बात बताइए ना, इतने कम पैसे में क्या केसर मिलता है क्या, है ना। अगर आप ओरिजिनल केसर लेने जाएंगे ना तो कितना महंगा है, लाल सोना कहा जाता है केसर को, लाल सोना कहा जाता है। और बताइए दाने दाने में अगर वो अगर कोई व्यक्ति खा ले, है ना, तो फिर आगे भविष्य में कैसा स्वाद आएगा तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर होगा बाबू कौन सा होगा, मक्का। कौन सा होगा, मक्का। तो अब यहां पर एक शब्द आया सबसे पहले मेघालय, और यहां पर कौन सा पहाड़ी आया, तो याद रखना है कि मेघालय में 3 पहाड़ी है। एक पहाड़ी का नाम है रे बाबू गारो। क्या नाम है, गारो। दूसरा का नाम है खांसी। क्या नाम है, खांसी। और तीसरा का नाम है रे बाबू जैंतिया। क्या नाम है, जैंतिया।
तो ये 3 पहाड़ी जो है ना, यहां रहने वाले जनजाति के नाम पर पड़ा। अब दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए कि भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा जो है ना, वो कहां होती है? तो मानसीराम में। कहां होती है? मानसीराम में। कहां होती है? मानसीराम में। इससे पहले कहां हो रही थी? इससे पहले चेरापूंजी में। अब प्रश्न ये पूछा ना, ये जो मानसीराम है किस पर्वत श्रृंखला के नीचे है? तो याद रखना है किस पर्वत श्रृंखला के नीचे है? खासी पर्वत श्रृंखला के नीचे है। कैसे याद रखिएगा? तो यहां से जो मानसून आता है ना, मानसून आता है, यहां पर क्या होता है? फंस जाता है और यहां पर करवाता है घनघोर बारिश, और अभी भी हो रही है बारिश, है ना। तो बारिश का मजा लेते रहिए, है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पकौड़ा खाने में बड़ा मजा। हर भाई बारिश में तो पकौड़ा का तो आनंद ही कुछ और होता है ना। पकौड़ा तो भाई खाना ही, बिहार का जो है स्पेशल पकौड़ा, उसका बात ही क्या है ना। तो चलिए, तो बारिश का मौसम है, पढ़ाई भी कीजिए क्योंकि वर्दी भी आपको लेना है ना। तो देखिएगा इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। यहां पर आपको याद रखना है गारो खासी हंसिया किस राज्य में है बाबू? तो याद रखना है किस राज्य में है? मेघालय में। और मानसीराम कहां है? एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा, सर ये क्यों बोल देते हैं? देखिए बाबू, प्रश्न को अगर जानकारी रहेगी ना, बिहार जो पुलिस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका लेवल अगर रियल बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, उनको पता है कि आपको कुछ बातें जानकारी डेप्थ में भी जानना है। तो अंग्रेज जो है ना, सबसे पहले खासी जनजाति के ही संपर्क में आए थे और खासी आंदोलन भी हुआ था। उसका नेता थे तिरोत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है ना। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसमें समय नहीं गवाएंगे, आंसर कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। लेकिन बड़े बड़े एक्टर भी बात कर रहे थे कि बड़े बड़े एक्टर शाहरुख खान हैं, है ना, अजय देवगन हैं, अब तो दूसरे अक्षय कुमार भी। दाने दाने में केसर का स्वाद जानते हैं। जब महिला जो है प्रेग्नेंट होती है, मां बनती है ना, तो कहा जाता है कि केसर वाला दूध उनको क्या चाहिए। अब बताइए कि अगर आप उसमें दाने दाने वाला केसर खिला देंगे तो पता नहीं बच्चे का क्या स्वरूप होगा, हम बता नहीं सकते हैं। ये होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे किस्म का, अच्छे क्वालिटी का ही केसर लेंगे, है ना, तो लाइफ में स्वास्थ्य भी सही रहेगा, ठीक है। तो केसर का उत्पादन कहां होता है बाबू? सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो कहां होता है? जम्मू कश्मीर में। कहां होता है? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया एक सींग वाला राइनो यानी गेंदा किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या असम। बहुत ही प्यारा प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा, ये जो सींग है ना, आप लोग अभी वर्तमान में आसपास में अगर गाय है ना और भैंस अगर कोई मिल जाए ना, तो देखिएगा उनका सींग है ना और ये सींग में बहुत अंतर होता है। ये बालों का झुंड होता है, याद रखना है। ये सींग नहीं होता है, ये क्या होता है? बालों का, है ना, बालों का एक क्या होता है? झुंड होता है। तो ये जो एक सींग वाला, ये एक ही सींग वाला जो है, ये एक असम में पार्क है, याद रखना है। असम में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा, है ना, काजीरंगा गेंडा, है ना, काजीरंगा गेंडा, काजीरंगा गेंडा। तो याद रखना है। ऐसे याद रहेगा गुरुजी, तो देखिएगा रंगा गैंडा, रंगा गैंडा, है ना। और याद रखना है, आप लोग मूवी देखे होंगे भोजपुरी में, माई बाप देखे होंगे ना, माई बाप, है ना। तो माई बाप, है ना, तो ये आखिर शब्द क्यों प्रयोग किए, है ना। तो आपको याद रखने के लिए सबसे पहले जानना है कि मानस में जो है, मानस में जो है कौन? बाघ के लिए। किसके लिए है? बाघ के लिए है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि काजीरंगा में एक सींग वाला। और अभी आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट पता चल गया होगा कि ये जो सींग जो है ना, ओरिजिनल ये वाला सींग नहीं होता है जो हम लोग अभी देखते हैं आसपास में जो देखते हैं ना, और जो सींग होता है ना गाय का, वो कोई खतरनाक सींग होता है ना। अगर गलती से देख लेंगे और अगर मार धार करने गलती से चले गए ना, तो फिर तो हुआ, है ना। यहां पर ऐसा नहीं है। क्या है? ये बालों का एक गुच्छा बन गया है। यही क्या है? एक सींग वाला गेंदा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर क्या हो जाएगा? असम। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सहकारिता आयोग, सहकारिता आयोग, सहकारिता आयोग का संबंध न्यायिक सुधार से, वित्तीय सुधार से, केंद्रीय राज संबंध से और चुनावी सुधार से। देखिए याद रखने के लिए कैसे, जब आपको किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो आप हमेशा सहयोग लेने के लिए जाते हैं। तो जब केंद्र और राज्य के बीच में जब संबंध बनाने की बात आती है ना, तो क्या होगा, कौन सा आयोग आएगा, केंद्र राज्य संबंध। तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सहकारिता आयोग का संबंध किससे है, सहकारिता आयोग का संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंध से है। अब आपसे प्रश्न करेगा कि ये किस भाग में चर्चा मिलता है बाबू, तो याद रखना है, कितना आसान हो गया है। केंद्र और राज्य संबंध 1 और 1 11, 1 और 1 11, केंद्र और राज्य संबंध कितना में है, 11 में है। और सहकारिता आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों से है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, 352, 370, 371 और 395, है ना। इसमें 370 तो आप लोग को दिलो जहन में आया ही होगा, जम्मू कश्मीर। याद रखना है 370 जो आर्टिकल हटाया नहीं गया है, उसके जो भाग है ना 1 to 1 to सब उसको समाप्त किया गया है। तो याद रखना 370 हटाया नहीं गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे तो याद रखना है, सबसे पहले एक बात याद रखेंगे कि आपात, ये जो आपात है ना हमारे संविधान के किस भाग में है बाबू, तो 18 में है। और ये आपात कितना से कितना तक, 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक। कितना, 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी, और ये कितना में है, 352 में। प्रेसिडेंट जो है, रूल जो है, राष्ट्रपति शासन जो है, कितना में है बाबू, तो 356 में। कितना में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो ये कितना में है, 360 में। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि राष्ट्रीय आपात जो है बाबू, नेशनल इमरजेंसी, आंसर मिल गया होगा कितना मेरे बाबू, 352 में। तो याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी अभी 3 बार, अब तक देश में कितनी बार लग चुका है, 3 बार, है ना। तो पहला जो लगा है आप लोग को याद होगा 1962 में भारत चीन युद्ध, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध। मार के क्या बोला जाए, है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध, नल्ला पाकिस्तान बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत हालात खराब है ना। यहां देखिएगा नेक्स्ट जो है तीसरा क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, देश में अभी एक बार भी नहीं लगा है। तो नेशनल इमरजेंसी देश में कितनी बार लग चुका है बाबू, 3 बार, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में एक बार भी नहीं लगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब आ गया, उपचुनाव कराया जाता है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, या कभी भी। तो याद रखिएगा, ये जो उपचुनाव होता है ना, ये अगर मुख्य चुनाव अगर किसी कारण से अगर टल गया तो उसके जगह पर क्या करवा सकते हैं, उपचुनाव। तो ये उपचुनाव को कोई समय सीमा फिक्स नहीं है। तो कितने, कभी भी आप क्या करवा सकते हैं, उपचुनाव। क्या करवा सकते हैं, उपचुनाव, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, कुछ आपका एज आपको बताना चाहेंगे कि एक एज है आप लोग का 21 वर्ष, ठीक है। एक हमारे पास में हमारे मैनेजमेंट है मनीष कुमार, है ना, उनका उम्र 21 वर्ष हो गया है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, तो अब वो मुखिया बन सकते हैं, और उनका क्या हो सकता है, विवाह भी हो सकता है ना। तो 21 वर्ष जो है, पहले जो है लड़के की आयु 21 वर्ष थी, अब मनीष बाबू का अगर विवाह अगर किसी महिला से होती है तो उनका भी उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष, ठीक है। तो आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर 21 वर्ष, याद रखना है कि अगर मुखिया बनने का दिल करेगा रे बाबू तो कितना बरस उम्र होना चाहिए, और अगर विवाह करना होगा यानी कि विवाह करना होगा तो लड़के की आयु तो पता ही था, लड़की का भी आयु कितना हो गया, 21 वर्ष।
अब अगर आपका दिल करेगा कि गुरुजी लोकसभा का सदस्य बन जाए तो उम्र कितना, 25 बरस। अगर दिल करेगा विधानसभा का सदस्य बन जाए, उम्र कितना, 25 बरस। अगर मन करेगा कि गुरुजी हमको तो भाई मोदी जी वाला पोस्ट चाहिए, पीएम बनना है, तो कितना वर्ष, 25 वर्ष। अगर आपका दिल करेगा कि नीतीश कुमार जी वर्तमान में कौन है, सीएम है, तो हमें भी सीएम बनने का दिल है, तो कितना वर्ष, 25 वर्ष। मजा आ रहा होगा। 25 वर्ष का खेला, सीएम बनना है या पीएम बनना है या लोकसभा का सदस्य बनना है या विधानसभा का सदस्य, कितना वर्ष। और एक और याद रखिएगा, 30 वर्ष। अगर ये बाबू राज्यसभा का सदस्य बनना है या विधान परिषद का सदस्य बनना है, कितना वर्ष, 30 वर्ष। और एक और याद रखिएगा, 35 वर्ष। ये राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है, उम्र कितना, 35 वर्ष। तो इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा, है ना। हमारा इस अगस्ता क्लास चैनल को जितना से जितना हो सके ना दोस्तों, आप इसको फैलाइए, दोस्तों को बोलिए, है ना, कि इस चैनल को जितने ग्रुप्स हैं उसमें क्या करें, शेयर करें। और यही एकमात्र चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, जो आपके लिए समर्पित है, आपको वर्दी पहनाने के लिए समर्पित है। तो मैं AR चौहान सभी टीम के साथ में हम लोग जो है एक मेहनत के साथ में है, आपके लिए एक अच्छे से क्वेश्चन के प्रश्न की श्रृंखला लेके आ रहे हैं। तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और आपने अभी तक जितना भी सही प्रश्न किया, ईमानदारी से याद रखना है, उसको आप पिन भी करेंगे। हम हर बच्चे का जो है देखना चाहेंगे कि कितना स्कोर आ रहा है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।